G20 की प्रेसिडेंसी भारत को अब मिल चुकी है और उसी पर यह एडिटोरियल भी है। इसके अलावा यह एडिटोरियल भी G20 की प्रेसिडेंसी पर है और यहाँ कहा गया है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। यह भारत के लिए एक अवसर है कि वह ग्लोबल साउथ का, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व ग्रहण कर सके। ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ के देश कौन से होते हैं, इन सब विषयों पर हम लोग अंदर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लीडरशिप की बात हो रही, किसकी बातचीत हो रही, लीडरशिप की। एक एक शब्द को पढ़िएगा। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत को मिले, इस विषय पर बातचीत हो रही है, जरा ध्यान रखिएगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यह हमारे किस काम आएगा। कोई भी चीज हमारे काम, यानी अगर हमारे यूज की है तभी हम उसको अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी है कि भाई ये हमारे किस काम आएगी, तो इसीलिए मैंने बनाया है IQIP। तो इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 आपका जो है सिलेबस है और उसमें अगर आप देखेंगे तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। G20 हमारा क्या है, एक एक ग्लोबल ग्रुप है, एक वैश्विक समूह है। क्या है, ग्लोबल ग्रुप है, वैश्विक समूह है। तो ऑब्वियस है अब भारत इसका अध्यक्ष हुआ है, इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है। तो ऐसे में यह भारत के हितों को और इसके अलावा विश्व के हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को, इंटरनेशनल इंटरेस्ट को किस प्रकार से पॉजिटिवली प्रभावित कर सकता है, प्रभावित करेगा, इन दोनों विषयों पर हम गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखें कि क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की चीजें रही हैं जहां पर हम इस प्रेसिडेंसी का यूज कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्या ये हमारे लिए टॉपिक उपयोगी है। जी हाँ, GS2 2019 अगर आप देखेंगे तो उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण, देखिए 2019 का ये क्वेश्चन लग रहा है कि आज यानी 2023 का मेंस अगर होने वाला हो तो उसका क्वेश्चन, या 24 का मेंस होने वाला है तो उसका क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। यानी कह रहा उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत ने एक नई भूमिका प्राप्त कर ली, ठीक है ना। और अब उसकी यह जो एक पहचान थी कि वह उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों का नेतृत्व करता है, वह अब पहचान नहीं रही है, याद रखिएगा। यानी भारत को एक नई भूमिका मिल गई है ग्लोबल ऑर्डर में। तो ग्लोबल ऑर्डर में भारत की नई भूमिका को G20 क्या कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, उसे एक सर्टिफिकेट दे रहा है, उसे सर्टिफाई कर रहा है, याद रखिएगा। तो G20 उसे प्रमाणित कर रहा है। तो इसका मतलब है द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज डिसअपीयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना और भारत के द्वारा जिस प्रकार से उस प्रेसिडेंसी को ग्रहण करते ही जो जो बातें कही गई हैं कि वह इस प्रेसिडेंसी के दौरान क्या क्या काम करेगा, उसकी क्या अप्रोच होगी, यह दोनों ही बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में भारत को एक नई भूमिका मिली है और वह उस नई भूमिका को निभाने के लिए तैयार बैठा हुआ। तो आज के बाद से कभी भी ग्लोबल लीडरशिप पर कोई प्रश्न आएगा तो G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने जो जो काम किए हैं, जो जो पहले किए हैं, यानी अब आपको अलर्ट रहना होगा कि G20 पर कोई भी पहल हो रही है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, चाहे वन लाइनर में और चाहे एडिटोरियल में। तो आने वाले साल में यानी जो जो G20 के मंच से भारत कर रहा है वो सब आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। तो चाहे निबंध आ जाए, वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, यानी ग्लोबल लीडरशिप पर कुछ भी आ जाए, वैश्विक नेतृत्व, ये आया हुआ क्वेश्चन है, वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, अगर ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, तो अब इस प्रकार के प्रश्नों में हमारी समाज की विशेषताएं तो लिखी जाएंगी। भाई भारतीय समाज में वो कौन कौन से गुण है जिसके कारण भारत ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाने को तैयार है। तो भारतीय समाज की जो भूमिका, मतलब की जो पहचान है, उसी के आधार पर आप मतलब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता पाने के बाद जो बात कही है, याद रखिएगा। तो वह बात क्या है, यानी दिखाता है कि वैश्विक नेतृत्व के लिए हमारा समाज बहुत मजबूत है। कैसे मजबूत है, मैं यहाँ एक पॉइंट बस आपको दिखा दूं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो थीम है G20 प्रेसिडेंसी की, जो थीम है, जो विषय है G20 प्रेसिडेंसी का, वसुधैव कुटुंबकम, वाह वाह, या इसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यानी जो हमने विषय चुना है, भारत ने जो G20 का सब्जेक्ट चुना है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये कहां से लिया गया, यह मेरे प्यारे बच्चों महा उपनिषद, या जिसे हम महो उपनिषद भी कहते हैं, यह बहुत एक माइनर उपनिषद है, याद रखिएगा, बहुत छोटा। तो महो उपनिषद या महा उपनिषद हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यह महो उपनिषद से लिया गया। तो पहले पीटी का भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, पीटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, महो उपनिषद के बारे में आपसे कुछ पूछ ले। क्या पूछ ले मेरे बच्चों, क्या महो उपनिषद आपसे पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। महो उपनिषद मेरे प्यारे बच्चों, तो आप याद रखिएगा, यह एक उपनिषद है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषि हैं
ठीक है ना, याद रखेगा। तो ऐसे में यह महो उपनिषद, क्या आपने G20 पढ़ा, और बहुत जगह हो सकता है पढ़ा हो कहीं ना कहीं, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया महो उपनिषद। तो ये जो थीम ली गई है, तो महो उपनिषद की जिस थीम को G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने अपनाया है, यह इस बात का प्रमाण है कि जो निबंध आया था वैश्विक नेतृत्व की भारतीय समाज की तैयारी, तो भारतीय समाज वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को धारण करता है। ऐसे में भारत G20 की प्रेसिडेंसी के साथ संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और उसे यह नेतृत्व कौशल दिया है महा उपनिषद या महो उपनिषद जैसे भारतीय समाज को तैयार करने वाले हमारे क्या, यानी हमारे विद्वत और विद्वत जन के द्वारा लिखे गए ग्रंथों ने। तो आप यहां पर इस निबंध के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी इसका IQ स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गई बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब हम आते हैं मॉडल क्वेश्चन की इसी यूनिट से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया एंड द होल वर्ल्ड? भारत और पूरी दुनिया के लिए G20 की अध्यक्षता का क्या महत्व है? यानी भारत G20 की अध्यक्षता पाया है, तो इसका भारत के लिए क्या महत्व है और इसका विश्व के लिए क्या महत्व है? ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विश्व के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों अप्रोच से हमें चलना है, तब आएगा मजा। अब आता है व्हाट आर द की एरियाज दैट इंडिया मस्ट फोकस ऑन ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी? वे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो अभी मैं वो क्षेत्र भी बताने जा रहा हूं जिन पर भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मैं ये सारे क्षेत्र बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5। आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे और फिर अब अध्यक्षता पाने के बाद भारत जो जो काम करेगा, भारत जो जो एक्शन करेगा, उस पर आपकी निगाह रहेगी। क्योंकि यहां से मैंने पहले ही बताया, एक क्वेश्चन फिक्स है डायरेक्ट, क्या है डायरेक्ट यानी IR में, इनडायरेक्ट यानी इथिक्स में, मैं अभी आ रहा हूं इथिक्स पर भी, और इसके साथ साथ इनडायरेक्ट यानी अगर अंतरराष्ट्रीय विषयों पर कोई ऐसे पूछ लिया जाता है तो, या भारतीय नेतृत्व पर कोई निबंध पूछ लिया जाता है तो, या भारतीय समाज के नेतृत्व के विषय में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो, या हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं हम इसीलिए कि एक बहुत बड़ा नेतृत्व करने जा रहे हैं हम, और हमने जो अपने लक्ष्य तय किए हैं हमें उसी आधार पर गर्व करना चाहिए, या G20 में भारत जो जो एक्शन करेगा उसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। तो ये बहुत से एसेज यहां से आपका डील हो जाएंगे। अब आपके सामने यानी एकदम से इनोवेशन यानी GS पेपर 4 को लेकर के आ गया मैं। GS पेपर 4 यूनिट 6 यानी एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में आएंगे। तो एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों लेकर के आ गए, यानी इसको आप क्यों लेकर के आ गए? ये तो हो गया सर आपका जबरदस्ती का इसको लाना, ठीक है। मतलब एक बात मैं कह रहा हूं कि आप सोचिए कि मैं इसको जबरदस्ती लाया हूं, आप ये मत मानिए कि ये इजिली आ गया, आया इजिली है, लेकिन मैं जब समझाऊंगा तभी आप समझेंगे, लेकिन आप अभी मानिए जबरदस्ती से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको आप क्यों लाए, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई ये मुद्दा यहाँ कैसे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को प्रश्न में बताया, प्रश्न में क्या बताया, यानी G20 की प्रेसिडेंसी के भारत और विश्व के क्या मायने हैं। तो अब G20 की प्रेसिडेंसी के विश्व के लिए क्या मायने हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के लिए मायने पर जब आप बातचीत करेंगे तो आएगा भाई संपूर्ण विश्व के देश को SDG के टारगेट प्राप्त करने, यानी सतत विकास लक्ष्य के टारगेट तो सबको प्राप्त करने। तो ऐसे में इस सतत विकास के लक्ष्य जिसमें नो पॉवर्टी भी है, जीरो हंगर भी है, इसके साथ साथ यानी क्लाइमेट चेंज से निपटना भी, और भी बहुत से मुद्दे हैं, आप सबको पता है, सब क्लियर। तो अगर आप SDG के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको, यानी जो विकासशील देश है, यानी ऐसा हो रहा है विकसित देश यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहां से फंड चाहिए, यहां से फंड चाहिए किसको, विकासशील देशों को, और उसके बाद दूसरा लिखा अल्प विकसित देशों को, किसको, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, अल्प विकसित देशों को, इसको आप याद रखिए, किसको, अल्प विकसित देशों को। तो विकासशील को भी चाहिए, अल्प विकसित को चाहिए। तो अब यानी भारत और विकसित से दोनों को चाहिए, विकासशील को चाहिए भी, अल्प विकसित को भी चाहिए, लेकिन अल्प विकसित को विकासशील से भी चाहिए, यानी स्वेच्छा से, नैतिकता के आधार पर विकासशील राष्ट्रों को भी जो सक्षम है मदद करनी चाहिए, बाध्यता नहीं, स्वैच्छिक रूप से। तो ऐसे में इस कार्य को करेगा कौन? तो आप कहेंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी, इस कार्य को मतलब कि भाई विकसित देशों को प्रेरित करेगा कौन, ठीक है, इस मुद्दे को उठाएगा कौन? तो ऐसे में आप कहेंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी के तहत भारत इस मुद्दे को उठा सकता है कि अगर सभी विश्व के देश, विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देश, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो फंडिंग है वह विकसित राष्ट्रों को, विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों को उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ साथ जो मजबूत विकासशील राष्ट्र वो भी स्वेच्छा से अल्प विकसित राष्ट्रों तक एक फंड पहुंचाएं। और अगर यह
कार्य करने में भारत सफल होता है इस मंच से, तो यह यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और निधि व्यवस्था में नैतिकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। आप लिख लीजिए। अब इसके साथ भारत जो जो काम करेगा वो हम डालते चलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एक मॉडल क्वेश्चन भी बना दिया गया। द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया to focus on ethical issue involved in international funding in order to achieve the sustainable development goal at the earliest analyze। भारत की G20 अध्यक्षता मिल गई है। भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण में शामिल नैतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है। यानी जो एनालिसिस मैंने आपको बताया, ठीक है ना, तो ये केवल भारत के लिए नहीं, ठीक है ना, यानी भारत के लिए संपूर्ण विश्व, यानी भारत के लिए एक अवसर है कि वो संपूर्ण विश्व को सतत विकास लक्ष्यों से मैच कराए, विश्लेषण करें। तो बिल्कुल है, तो आप यहां पर डाल सकते हैं। तो ये हो गया IQIP। कैसा लगा सोचते चलिएगा। व्हाट इज द न्यूज, तो बताने की जरूरत नहीं बच्चा। यानी G20 शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया में हो रहा था, वहां पर भारत को अध्यक्षता सौंपी गई, और जो ये अध्यक्षता मिलती है, प्रेसिडेंसी मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, वह रोटेटिंग आधार पर मिलती है, जिसे हम घूर्णन भी कहते हैं हिंदी में। रोटेटिंग यानी इसको आप रोटेट कह सकते हैं। रोटेटिंग आधार पर मिलती है। कैसे मिलती है अभी ये भी समझाया गया। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है ये भी अच्छे से समझाया गया। तो अभी आप कुछ देर के लिए प्रीलिम्स पर फोकस रहिएगा, याद रखिएगा प्रीलिम्स पर फोकस। यानी प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले G20 के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं। तो पहला हो गया, इसकी प्रेसिडेंसी रोटेटिंग आधार पर प्राप्त होती है, याद रखिएगा रोटेटिंग। अभी ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा, यानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जैसे ही अध्यक्षता उनको मिली, उन्होंने क्या कहा, इन जो भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी होगी, वह किस चीज पर काम करेगा, वह इंक्लूसिव पर यानी समावेशिता पर काम करेगा। एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी होगा, वह डिसाइसिव निर्णायक होगा, और एक्शन ओरिएंटेड होगा, याद रखिएगा। ये चारों शब्द याद रखिएगा। क्यों ये चारों शब्द आपको याद रखना बच्चे, ये इसलिए ये मेंस में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मैं यहां पर हल्का सा जिक्र कर देता हूं। यानी G20 की प्रेसिडेंसी, और ये 2024 वाले बच्चों के लिए है ये वाला प्रश्न। G20 की प्रेसिडेंसी, G20 की प्रेसिडेंसी प्राप्त करने को भारत ने कहां तक न्यायोचित ठहराया है, यानी भारत ने कहां तक इसके साथ जस्टिस किया है। तो भारत ने कहां तक न्यायोचित ठहराया है मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं G20 की प्रेसिडेंसी। तो आप जब यह दिखाएंगे कहां तक न्यायोचित ठहराया, यानी कहां तक वह उसने जो वादे किए थे उस पर जो है वह काम किया है। तो वादा नंबर 1 समावेशिता का वादा, इंक्लूसिविटी का, यानी पहला हो गया ना बच्चे ये इंक्लूसिव यानी समावेशी। तो समावेशिता के लिए भारत ने क्या क्या प्रैक्टिकल किया, यानी अब एक साल में हम लोग को इसी विषय पर निगाह रखनी पड़ेगी, क्या क्या प्रैक्टिकल किया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस, अब हमें पूरे साल भर यानी किन किन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति यहां से हो पाई। तीसरा हमें फोकस करना पड़ेगा डिसाइसिव, यानी कौन कौन से निर्णायक मुद्दे भारत ने उठाए, यानी प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। चौथा, यानी क्या क्या एक्शन किया गया। जिन चारों चीजों की बात की गई थी, इसी के आधार पर हम बताएंगे कि भारत ने क्या जस्टिस किया है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। G20 में देख सकते हैं, पहले G7 देशों के ही द्वारा इसकी शुरुआत की गई, बाद में इसमें G8 यानी रशिया भी शामिल हो गया, और अब यही G7 G8 बढ़ करके G20 हो चुका है, ध्यान रखिएगा। जिसमें G8 है प्लस अन्य देश ये सारे हैं। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, कौन कौन से देश शामिल हैं प्रीलिम्स में G20 में। अब आता है G20 के बारे में, फिर प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि G20 के बारे में कौन सा कथन सही है सही नहीं। तो ऑब्वियस है, जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 85% इन्हीं देशों के द्वारा संचालित होता है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण संगठन है। यानी ग्लोबल जीडीपी का 100 में से 85 केवल 20 देश के द्वारा जो है जीडीपी रखी जाती है। अब आप देख सकते हैं विश्व का जो 75% ट्रेड है, यानी जो हम वस्तुओं का सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसका 75% इन देशों के पास। इसका मतलब है कि G20 एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल क्या है, ग्रुप है, एक वैश्विक समूह है, और उसकी अध्यक्षता अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि G20 की अध्यक्षता प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है। यानी 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, इन सबको G20 के साथ जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक है G20 यानी एक बहुत बड़ा संगठन है, और इसकी अध्यक्षता भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी आप अपने हिसाब से समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यह इसमें 19 देश शामिल है, ये याद रखिएगा, इसमें 19 कंट्री शामिल है। एकदम छोटे छोटे फैक्ट है पीटी के लिए मेरे प्यारे बच्चों।
19, क्योंकि पीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, इसीलिए इसको 20 देशों का समूह कहा जाता है। लेकिन हालांकि यूरोपियन यूनियन के बहुत से देश हैं, तो यूरोपियन यूनियन क्योंकि सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यहाँ पर वह उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में यहाँ मौजूद है। तो 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन, यह बात याद रखेगा। अब आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों 1997-99 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसमें एशिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई थी। तो ऐसे में विश्व में इस प्रकार की घटना कहीं और ना घटे, पॉइंट को समझिएगा, ऐसे में इस प्रकार की घटना संपूर्ण विश्व में कहीं और ना घटे, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए G7 देश, यानी जो विश्व के 7 विकसित देश थे, सबसे मजबूत देश थे, तो इन देशों के वित्त मंत्रियों, फाइनेंस मिनिस्टर्स और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, जैसे भारत का आरबीआई है, इनकी बैठक बुलाई गई। इनकी बैठक बुलाई गई मेरे प्यारे बच्चों, जिसका लक्ष्य था, जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, कि संपूर्ण विश्व में आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जाए। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट निकल करके आता है, क्या क्या था, यानी आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जाए, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत किया जाए। किसकी, किसी एक देश की नहीं, केवल एशियाई वित्तीय संकट, केवल एशिया की आर्थिक और वित्तीय मजबूती नहीं, जहां पर आर्थिक संकट आया था, वर्ल्ड्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, क्या कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, IQIP निकल करके आता है, कि क्या G20 को हम भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाला एक संगठन मान सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, G20 का गठन जब हुआ तो ऑब्वियस एशिया में ही वित्तीय संकट आया था, एशिया में ही वित्तीय संकट आया था, संपूर्ण विश्व में नहीं। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस प्रकार के वित्तीय संकट का इंपैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट विश्व के सभी देशों पर पड़ता है। किसी भी एक क्षेत्र में अगर मंदी आती है तो उसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। तो ऐसे में संपूर्ण विश्व की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए G20 का गठन किया गया है, यानी सबसे पहले G7 के रूप में, बाद में G8 और फिर G20 के रूप में। तो इसलिए हमें किसे, यानी भूमंडलीकरण का एक क्या मान सकते हैं, साधन मान सकते हैं, बिल्कुल, यानी इसने भूमंडलीकरण को बनाया है। तो आप आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब इसका एजेंडा क्या, यानी किन किन विषयों पर ये काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तो इसकी प्राथमिकता, इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन अन्य विषयों पर भी काम करता है। ऑब्वियस है, कहीं पर भी कोई मानवीय आपदा आ जाए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, उस पर भी ये बात करता है, हेल्थ पर बात करता है, लैंगिक मुद्दों पर भी बातचीत करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ट्रांजिशन टू डिजिटाइजेशन, यानी जो संपूर्ण विश्व यानी कागज से डिजिटल की ओर जा रहा है, उस पर भी ये क्या करता है, यानी बातचीत करता है और निष्कर्ष देता है कि किस प्रकार से संपूर्ण विश्व को कार्य करना चाहिए। तो इसके यानी एक महत्वपूर्ण, इसके एजेंडे को आप याद रख लीजिएगा, केवल आर्थिक और वित्तीय स्थिरता नहीं, इन मुद्दों पर भी G20 बात करता है। अब फिर आपके सामने आता है कि भारत की प्रेसिडेंसी की उपलब्धियों पर जब कभी प्रश्न पूछा जाएगा, और 100% 23 और 24 के बच्चे तो तैयार रहिएगा, अध्यक्षता पाए हैं यूपीएससी, ये प्रश्न जरूर पूछेगा। तो अगर मान लिया उपलब्धियों पर G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की क्या उपलब्धियां रही, तो आप कहां से बताएंगे, तो आप यही बताएंगे, पहला यानी किससे, यानी किसका, कि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए, क्या बैठकें बुलाई, क्या बातचीत की, क्या विजन दिया, कितने लोगों को विश्व में राजी कर पाया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए, यानी बाढ़, भूकंप, सूखा, इन सब को रोकने के लिए क्या भारत ने संपूर्ण विश्व के साथ मिलकर प्रयास किया, क्लाइमेट चेंज के लिए भारत ने G20 के मंच से क्या कहा, ग्लोबल हेल्थ के लिए किस प्रकार का एजेंडा रखा, जेंडर इश्यूज पर क्या बातचीत की, और डिजिटलाइजेशन का ये जो दौर है उस पर क्या यानी व्यवस्था भारत आगे लेकर के आया। तो ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। तो और G20 ने क्या किया है, इन सभी मुद्दों पर एक बेहतर समन्वय बने, इन सभी मुद्दों पर बेहतर निगरानी की जा सके, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी बनाया है, इसको भी याद रखेगा। यानी जो G20 का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का भी गठन किया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया यानी बेसिक, जिसमें प्रीलिम्स भी था, और यह पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप G20 के बारे में। अब आता है यानी इंडिया को जो मिली प्रेसिडेंसी, उसकी थीम क्या थी। इसी थीम के आधार पर मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था कि यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका मतलब भारत अब G20 का अध्यक्ष बना और संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब यानी परिवार मानता है। तो इसका मतलब है भारत इस जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए श्रम करता है और सब कुछ बेहतर करना चाहता है, उसी प्रकार से भारत इस संपूर्ण विश्व के लिए श्रम करेगा जब तक उसकी अध्यक्षता है, और उसके साथ साथ वह अपने परिवार को बेहतर चीजें भी उपलब्ध कराएगा। तो यह है इसकी थीम और उसकी इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा। अब यहां पर प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट बस आप याद रख लीजिए, हालांकि ये भी प्रीलिम्स के लिए मैंने पहले बताया, याद रखिएगा। हाउ डज G20 प्रेसिडेंसी वर्क,
तो सबसे पहले यानी यह जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई पीटी में पूछ सकता है कि ये कैसे काम करता है, क्या इसका अपना सेक्रेटरिएट है, इसका सेक्रेटरिएट है या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता होगा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे ग्लोबल ग्रुपिंग हो, चाहे रीजनल ग्रुपिंग हो, सबके अपने अपने, जैसे सार्क का मुख्यालय कहाँ है, चलिए बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ऐसे ही आसियान का कहाँ है, इस प्रकार का सबका अपना सचिवालय भी होता है। तो आपके मन में आना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, G20 की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, यानी रोटेट होता है। अब रोटेटिंग प्रेसिडेंसी क्या, ये भी अभी आपको बताने वाला हूं, जरा सतर्क रहिएगा। लेकिन तो इसलिए क्योंकि रोटेट होता है, यानी अभी इंडोनेशिया के पास था, अब भारत के पास आ गया, भारत से किसी और को जाएगा। तो ऐसे में परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। ये पीटी का क्वेश्चन है, इसको मतलब एक पीटी का ऑप्शन है जो आपसे दे सकता है, G20 के बारे में दे करके आपसे पूछ सकता है। तो परमानेंट सेक्रेटरिएट इसका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ इसके पास क्या है, यानी हर साल जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है वह उसका एक प्रमुख शहर, प्राय राजधानी क्या हो जाती, अस्थायी सचिवालय हो जाता है। तो अब अस्थायी सचिवालय यानी G20 के पास क्या है, टेम्पोररी सेक्रेटरिएट है। इस बार का सेक्रेटरिएट क्या है, ऑब्वियस है, दिल्ली, और यहाँ का हाउस है सुषमा स्वराज भवन इन चाणक्यपुरी, वही इस बार क्या है, सेक्रेटरिएट हो गया G20 का। देखो कितनी छोटी छोटी बातें यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे खुफिया क्वेश्चन पूछता है और हमसे हो नहीं पाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये बात यहाँ की गई है। आप खुद सोचिए, 50 क्वेश्चन पर ही मेरिट जा रही, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गहराई से पढ़ने की बजाय ऊपर ऊपर का अध्ययन करना चाहते हैं, अंदर घुसना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर मैं हर एक चीज आपको घुस के पढ़ाता हूँ। यानी जो मेंस अगर आप देखेंगे, हालांकि प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी ने कोई टैगलाइन नहीं दी है कि क्या अप्रोच का परीक्षण करेगा, लेकिन मेंस के लिए उसने लिखा हुआ कि डीप नॉलेज चाहिए। आप लोग प्लीज यूपीएससी की साइट पर जाइए, कल मैं लगा दूंगा, कल मैं उसको स्टार्टिंग में लगाऊंगा। आप जा करके देखिए कि जो सिलेबस दिया गया है मेंस का, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, जहां पर मेंस स्टार्ट होता है उसके ऊपर क्या क्या लाइनें लिखी हुई, यानी आप पूरा पढ़ेंगे, मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसका अर्थ यही निकलेगा, सारांश यही निकलेगा कि छिछला नॉलेज नहीं, यानी वन लाइनर नॉलेज नहीं, डीप चाहिए आपको। क्या चाहिए, डीप चाहिए। लेकिन हमें क्या सिखाया सिखाया जाता है कि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कितना पढ़ोगे। और ऑब्वियस है, चूंकि ये तो सोशल मीडिया और यूट्यूब का जमाना है, तो जहां पर भीड़ है लोकतंत्र में, लोग उसी के साथ है। तो आप लोग हमेशा सतर्क रहिएगा, अगर रिजल्ट बेहतर करना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, आपको घुसना पड़ेगा। और यह जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह एक इशारा है कि आप कुछ भी पढ़िएगा तो घुस जाइएगा अंदर। सैंडो सभ्यता पढ़ रहे हैं, घुस जाइए, जितने फैक्ट हो सकते हैं दुनिया के सब पूछ पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जो मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, नहीं कहते थे बस यहीं से आएगा सारा क्वेश्चन, कुछ नहीं पता है कहां से क्या होगा। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए। हाउ डज G20 प्रेसिडेंसी वर्क, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए। तो अब होता है कि यानी एक ट्रोइका के द्वारा, ट्रोइका यानी जिसमें 3 लोग शामिल हैं, एक ट्रोइका के द्वारा प्रेसी मतलब जो है निर्धारित किया जाता है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा और कौन भविष्य का अध्यक्ष होगा, याद रखेगा। तो आज भारत को मिली है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्राइको ट्रोइका के हिस्से हैं। और इंडोनेशिया ने इंडिया को दी, इंडिया वर्तमान हो गया, इंडोनेशिया भूत हो गया यानी पास्ट हो गया, ब्राजील अब भविष्य का होगा। तो यानी आपको यहीं से पता लग गया कि अगला ब्राजील होने वाला, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यानी अध्यक्षता कैसे मिलती है, तो एक ट्रोइका के द्वारा, या सॉरी अगर मैं ऐसा कहूं उससे भी अच्छा, ये अध्यक्षता वाला वर्ड हटा देता हूं क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि G20 कैसे काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा, जो भी प्लानिंग होती है उसमें 3 देशों की भूमिका होगी। जो पास्ट में अध्यक्ष रह चुका है यानी इंडोनेशिया, जो प्रेजेंट में है इंडिया, और जो फ्यूचर में होने वाला यानी ब्राजील। अब इसको मैं समझा देता हूं, ऐसी व्यवस्था क्यों बनाएगी, इसलिए बनाएगी क्योंकि अब जैसे इंडोनेशिया पिछला था, अगर मान लीजिए इंडोनेशिया की कोई भूमिका G20 के कार्यों में ना हो, अब तो भाई भारत कहते हम अध्यक्ष बन चुके, तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम कर लेंगे, हमें सब पता, जैसे राजनीति में होता है। तो ऐसा कैसे, वो गलत हो जाएगा, पूछे कैसे। अरे भाई इंडोनेशिया में जो जो किया गया है, तो इंडोनेशिया के पास उसका संग्रह है। तो ऐसे में भारत क्या करेगा, उसकी एक्सपर्ट राय लेगा, यानी हम G20 में अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ ब्राजील को फ्यूचर में मिलने वाला, तो ब्राजील क्या करेगा, सीखेगा किससे, जो इंडोनेशिया ने किया, जो इंडिया कर रहा है, जिससे फिर वो, तो इस हिसाब से काम होता है, याद रखेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, क्या आप सबको ये फैक्ट पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, मेरे प्यारे बच्चों, G20 में एडवाइजरी रोल प्ले करता है। कितने बच्चों को पता था कि OECD इसमें एडवाइजरी, यानी OECD इसको सलाह देता है। अब आप देख लीजिए, यानी कितना छोटा छोटा फैक्ट आपके लिए निकाला गया है, जिससे कहीं से दिक्कत ना हो। और भी प्रीलिम्स टेक में, यानी प्रीलिम्स 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 G20 मीटिंग एंड रोल ऑफ शेरपा। अब देखिए ये भी भाई, शेरपा क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मीटिंग्स होती है G20 की, तो प्रत्येक देश में एक शेरपा होता है। क्या होता है, शेरपा, आप समझिए एक उपाधि है। क्या है, एक उपाधि है। और ये जो शेरपा होता है, वही जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उसके अलावा जो
ढेर सारे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। वर्किंग ग्रुप का मतलब क्या, कोई इन्वायरमेंट पर काम करे, कोई एजुकेशन पर काम करे, कोई हेल्थ पर काम करेगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है। तो अब अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाए कि G20 की मीटिंग में शेरपा का रोल होता है, ये शेरपा क्या, या ऐसा पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस संगठन में शेरपा एक कोऑर्डिनेट करने वाली इकाई होती है, अब बताओ शेरपा। तो G20 में होती है, इसको आप ध्यान रखें। और भारत के शेरपा कौन है, तो नीति आयोग के पिछले सीईओ यानी अमिताभ कांत क्या है, इसके शेरपा है, याद रखिएगा। ठीक है। अब ये किस चीज पर फोकस करते हैं शेरपा, एंटी करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर, यानी एग्रीकल्चर पर, कृषि पर, कल्चर पर, संस्कृति पर, डेवलपमेंट विकास पर, डिजिटल इकोनॉमी पर, एम्प्लॉयमेंट पर, एनवायरमेंट पर एंड क्लाइमेट एजुकेशन पर, एनर्जी ट्रांजिशन पर, हेल्थ पर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर और टूरिज्म पर। तो इन सभी विषयों पर यानी ये शेरपा अपना ध्यान रखते हैं। अब इसका फायदा होता है कि यानी हम आसानी के साथ जो है इन सब विषयों पर, हम नहीं मतलब जो G20 के मेंबर देश हैं, तो इन सभी विषयों पर उनके पास एक काम करने वाला अलग से एक जो है नेतृत्व होता है। तो उस नेतृत्व का फायदा मिलता है इन सब विषयों पर नीति बनाने में। आई होप यहां तक पिक्चर क्लियर होगी बच्चों। एक बार सारे एस्पिरेंट्स बताएंगे क्या यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से। अब आता है वाई इंडिया प्रेसिडेंसी सिग्निफिकेंट। अब ये यहां से आ गया, यानी अभी हम पढ़ रहे हैं क्यों भारत की प्रेसिडेंसी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमें मिली है। तो हम इंपॉर्टेंस पर बात करें, लेकिन जब ये हमारा कार्यकाल खत्म होगा, ब्राजील की तरफ जाएगा, तो फिर हमसे पूछेगा क्या भारत की उपलब्धि रही। तो महत्व तो कब होना चाहिए, यानी इसकी इंपॉर्टेंस पर हम कब बातचीत करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंसी पर कब बातचीत करते हैं, जब हमें मिला। और इसकी उपलब्धियों पर कब बातचीत करते हैं, जब हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो याद रखेगा। तो भारत की महत्व मतलब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। किसकी आवाज बनेगा, दक्षिणी विश्व का। अब आपके सामने आएगा ये सर दक्षिणी विश्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई जैसे उत्तरी विश्व और दक्षिणी विश्व आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। उत्तरी विश्व यानी अमीर देश, और दक्षिणी विश्व यानी विकासशील और अल्प विकसित देश। आप ऐसा समझ सकते हैं, विकासशील देश प्लस अल्प विकसित देश, आप ये मान लीजिए। ठीक है ना, मान कह लीजिए यही है ये। तो उत्तरी और दक्षिणी को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और ग्लोबल साउथ में ऑब्वियस अगर आप देखना चाहेंगे तो मैप भी है, यानी इसमें आप देख सकते हैं अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ठीक है ना, देख सकते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन पैसिफिक आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद एशिया है पूरा, आप ये देखिए। ठीक है, हाँ हालांकि एशिया में जो है अगर हम देखेंगे तो इसमें जापान वगैरह को नहीं शामिल किया जाता, उनको बाहर किया जाता है। साउथ कोरिया भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये होता है ग्लोबल साउथ। आप यानी ये इन क्षेत्रों में जो देश हैं उनकी बातचीत हो रही है। तो इसमें कौन देश है, अल्पविकसित देश है, विकासशील देश। तो भारत अब ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा और ग्लोबल साउथ के मुद्दों को क्या करेगा, विश्व के सामने यानी नॉर्थ विश्व के सामने यानी जो विकसित राष्ट्र उसके सामने रखेगा। और इस रूप में वह ग्लोबल लीडरशिप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी एक ये देखिए ये हो गया भारत की चेयर, एक तरफ एक विश्व है, एक तरफ एक विश्व है। इसका मतलब भारत संपूर्ण विश्व यानी दक्षिण के मुद्दों को उठाएगा और उत्तर तक पहुंचाएगा। देख सकते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में भारत अपने इस पद का इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण विश्व में एक केंद्रीय भूमिका अदा करने जा रहा है, याद रखिएगा। और भारत अब यहाँ पर पीस मेकर यानी शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं, यानी दुनिया की आवाज बन सकता है। ग्लोबल साउथ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए भी वैसे भी। ठीक है, अब आता है फोकस ऑफ इंडिया। तो भारत का फोकस क्या क्या होगा, ऑब्वियस है। तो वह अन्य G20 मेंबर्स के साथ इन मुद्दों पर काम करेगा। डेप्ट पर यानी ऋण पर। ऋण का मतलब हो गया जैसे अभी कहा गया ना, जैसे भाई सभी देशों को विकास के लिए ऋण मतलब आसानी से उपलब्ध हो। इकोनॉमिक ग्रोथ पर यानी जीडीपी रुके ना, चलती रहे। फूड सिक्योरिटी पर, एनर्जी सिक्योरिटी पर, एनवायरमेंट पर, इन सब विषयों पर भारत केंद्रीय रूप से काम करेगा। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। इन सब मुद्दों पर काम करेगा, उसको आप रख लीजिए। और इनफैक्ट अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते कि किन मुद्दों पर काम करेगा, तो पीछे हमने बता दिया, यानी जो थीम है उस पर काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि देखिए एक तो क्या करेगा, यानी ग्लोबल साउथ की ओर से पीस मेकर के रूप में काम करेगा। यानी ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं, जैसे ऋण का मुद्दा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मुद्दा है, फूड का मुद्दा है, एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है, एनवायरमेंट का मुद्दा है, इन सबको मंच पर लाएगा और तार्किक ढंग से बात को इस प्रकार से रखेगा कि ग्लोबल साउथ के नीडी देश ये, यानी ऐसे देश हैं जिनको आवश्यकता है क्या करने की, विकास करने की। कौन सा विकास, सामाजिक विकास भी, आर्थिक विकास भी, यानी जीडीपी भी बढ़े और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधा भी बेहतर हो। तो ऑब्वियस है उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है पीस मेकर ऑन बिहाफ ऑफ द ग्लोबल साउथ। ठीक है,
अब उसके बाद आते हैं अगला, इसके साथ साथ वो क्या करेगा कि जो आसियान के देश हैं, जो साउथ एशिया के देश हैं, जो अन्य क्षेत्रीय देश हैं, वे सतत विकास लक्ष्यों पर किस प्रकार से, यानी सतत विकास के लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त कर सके, उनके लिए इकोनॉमिक कन्वर्जेंस पर भी काम करेगा, आर्थिक अभिसरण। यानी अगर हमें 17 लक्ष्य प्राप्त करने किसके, 17 टारगेट, 17 लक्ष्य अगर हमें प्राप्त करने किसके, ग्लोबल वार्मिंग, अरे सॉरी, सतत विकास लक्ष्य के, अगर हमें 17 लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो इसके लिए तो आपको अच्छे से पता धन की आवश्यकता पड़ेगी। अब धन किसके पास है भाई, विकसित देशों के पास है, चाइना वगैरह विकासशील देश अपने आपको मानते हैं, उनके पास भी है। तो यानी ये धन अन्य देशों तक, जो नीडी है वहां तक पहुंचना चाहिए, तो भारत इस पर काम करेगा। ये है दूसरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जिस पर भारत काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है कि भाई संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता कम हो चुकी है, और यह बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान दौर में यूनाइटेड नेशन एक रिलेवेंट यूनिट के रूप में दिखाई दे रहा है, विशेषकर जैसे ग्लोबल वार्मिंग, यानी प्रश्न तो पहले भी उठते रहे, प्रश्न तो पहले भी उठते रहे इसकी प्रासंगिकता पर, परंतु अगर हम कोविड 19 और उसके बाद का समय लें तो आप देख सकते हैं वहां पर भी संयुक्त राष्ट्र इरेलीवेंट रह गया, चाहे वो वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा। उसके साथ साथ यानी आज चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, आर्थिक मंदी और अन्य, तो स्वाभाविक है उसके समाधान में इसकी भूमिका जो है अब विश्व के विभिन्न देश नहीं मानते, तो ऐसे में इसकी क्रेडिबिलिटी में कमी आई है। तो इस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने में भारत भूमिका निभा सकता है, यानी संयुक्त राष्ट्र के लिए वो काम कर सकता है इस मंच से भी। इसके अलावा अब चौथा पॉइंट क्या है, यानी संपूर्ण विश्व विभाजित है, पीस मेकर यहीं पर आएगा, संपूर्ण विश्व विभाजित है। अब भारत पीस मेकर के रूप में कैसे काम करेगा, तो G20 की, अब एक प्रश्न आप और लिख लीजिए, G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने के बाद भारत पीस मेकर के रूप में काम करेगा, इससे क्या अर्थ आप लगाते हैं, इसके क्या मायने। तो पीस मेकर मतलब यही, आज संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ है, एक ध्रुव किस तरफ, यानी जो रशिया के साथ है, और एक है जो अमेरिका के साथ है, यानी जो यूक्रेन के साथ है। तो ऐसे में भारत क्या करेगा, यानी संपूर्ण विश्व में तनाव की स्थिति है, तो भारत क्या करेगा, भारत मध्यम मार्ग अपनाते हुए और संपूर्ण विश्व में दोनों ही पक्षों की तरफ से शांति की प्रस्तावना करेगा G20 के मंच से। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आता है वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर भारत को फोकस करना चाहिए, भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान किस किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये क्या देना चाहिए, अब यहां पर मुद्दा उठाया गया एडिटोरियल राइटर की तरफ से, तो इन्होंने 4 मुद्दे उठाए जिस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग, अब आप इसको लिख लीजिएगा, तो कल को मान लीजिए ये 4 मुद्दे उठाए गए हैं। पहला, खाद्य सुरक्षा की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी फूड सिक्योरिटी पर भारत फोकस करे। तो कल को जैसे G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अगर कोई स्टेटमेंट, जैसे अमिताभ कांत जी का अगर कोई एक मतलब बाइट आ जाती है न्यूज में G20 के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ बात करते हुए, तो बस उसको हमें उठा के यहां लिख लेना। तो खाद्य सुरक्षा की चुनौती पर भारत को ध्यान देना है। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा आप सबको पता है सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 के लिए महत्वपूर्ण भी है, जीरो हंगर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हंगर को समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को अगर आप जो है अचीव करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा। तो खाद्य सुरक्षा की चुनौती, भारत को इस पर फोकस करना चाहिए, और भारत ने अपनी तरफ से पहल की भी है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यानी प्रीलिम्स में भी मिलेट पर क्वेश्चन आएगा, और इसलिए मिलेट्स पर आप लोग अपना गूगल करके, या किताब जो आपके पास बुक की कोई भी बुक हो, माजिद हुसैन सर की हो या किसी की भी बुक हो, तो आप वहां से मिलेट्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, यानी क्लाइमेट क्या होनी चाहिए, मिट्टी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। ये आ रहा है, और मेंस में भी ये आ रहा है, क्योंकि याद रखें इस प्रकार का वर्ष अगर कोई भी घोषित किया जाता है, जैसे दलहन वर्ष जब घोषित किया गया था, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ गया था, आप अनसॉल्व चेक करिए, बहुत से बच्चों ने चेक भी किया होगा। आप बताएं किस साल आया था जब दलहन वर्ष घोषित किया गया था, तो मेंस में क्वेश्चन आ गया था। तो यानी बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है ना, ठीक है, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया, और जिसे समर्थन दिया, इंडोर्स किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 75वें सेशन में, मार्च 2021 में। तो आप याद रखें, तो इसका मतलब बाजरा पर भारत, यानी भारत नेतृत्व कर रहा है। अब इसको और फोकस करने की आवश्यकता है, यहाँ ये बात कही गई, भारत बाजरा के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या कहा गया कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान क्या करेगा, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश करेगा, और एग्रीकल्चर करने की अच्छी अच्छी प्रथाओं की खोज करेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसने ये भी कहा
यानी एडिटोरियल राइटर ने, कि भारत को बाजरा उत्पादकों का एक गठबंधन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें, और अगर इस पर हम अच्छा काम कर पाए बाजरा पर, तो ये गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ जो खाद्य प्रणाली होती है उनको भी ये संबोधित कर सकता है, याद रखिएगा। तो पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव पीट। यहाँ पर एक पीटी का ऐसा फैक्ट है कि आप लोग एकदम खुश हो जाएंगे, आप लोग एकदम मस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम से खुश हो जाएंगे, एकदम से मस्त हो जाएंगे। और ये पीटी का फैक्ट अभी तक आपको मिला नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। क्या है? ये पीटी का फैक्ट अभी तक आपको मिला नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। कहीं अगर आपने पढ़ा हो तो बताएगा, जबकि G20 काफी टाइम से मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए बारीक आंखें चाहिए, और वो आंखें आपकी, मैं बनने को तैयार हूं, आप सब मेहनत करने को तैयार हैं, तो मजा आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव, यानी मैंग्रोव के संरक्षण पर काम करने की जरूरत है। अब यहां पर यानी दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मैंग्रोव के संरक्षण पर भारत को काम करने की आवश्यकता है। यहां पर अच्छी बात है भाई, मैंग्रोव पर क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोस्टल यानी जो तटीय क्षेत्र है उनकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है। तटीय जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। प्रिवेंटिंग कोस्टल इरोजन, इनके कारण जो तटों का कटाव होता है वो भी रुकता है। इसके अलावा ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, यानी कि अतिरिक्त कार्बन जो भी वातावरण में उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन तीनों ही दृष्टिकोणों से ये सतत विकास का समर्थन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समर्थन करते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समर्थन कर रहे हैं तो मैंग्रोव का संरक्षण करना चाहिए। और ऑब्वियस है, भारत क्या है, यानी भारत मैक में शामिल भी हुआ है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेतृत्व में एक पहल है, और इसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, या रट लीजिएगा कौन कौन से देश शामिल है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और मैक का उद्देश्य क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के सलूशन के रूप में मैंग्रोव की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए दुनिया भर में इसी के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाने पर यह जो अलायंस है वो काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो भी विशेषज्ञ होंगे वह इस विषय में और रिसर्च करेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए मैक का गठन किया गया है, याद रखिएगा। भारत इसका सदस्य भी हो गया, तो मैक भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ यहां पर भी आ गया वो। और एडिटोरियल राइटर ने कहा कि भारत क्योंकि अध्यक्ष है तो उसको मैंग्रोव वाले मुद्दे पर और बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। अब देखिए, अगर भारत ऐसा करता है तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 13 के लिए वह एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, यही है क्लाइमेट एक्शन। अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि प्रीलिम्स के लिए एक ऐसा फैक्ट आने वाला है जो आपने पढ़ा नहीं होगा। आइए दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि G20 की समिट इंडोनेशिया बाली में चल रही है, और वहां पर जित सभी नेता, G20 के सभी नेता एक जंगल में गए, जिस जंगल का नाम है तमन हुतन रया मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ये पीटी में आपसे पूछ सकता है कि सब कमेंट करिएगा, अभी 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 मैं सुनना चाहता हूं, क्या ये बारीक क्वेश्चन है कि नहीं है, ये पूछ सकता है कि नहीं? तमन हुतन राया मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां स्थित है? तो आपके पास तमन हुतन राया मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां, तमन हुतन राया मैंग्रोव जंगल कहां स्थित है? तो आपका उत्तर आएगा सर इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया। मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया? फटाफट बताइए, इंडोनेशिया में मजा आ गया कि नहीं? तो आप यहां से देख सकते हैं, इंडोनेशिया में मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये हो गया मैंग्रोव के संरक्षण पर काम करें। फिर तीसरा पॉइंट, और देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट G20 का आपके लिए आया है, यानी मस्त, एक भी चीज ना इधर ना उधर, टोटल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। अब तीसरा आता है अवॉइड सप्लाई साइड डिसरप्शंस इन एनर्जी मार्केट। भाई हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऊर्जा बाजार है, ऊर्जा बाजार यानी जैसे मान लीजिए मिडिल ईस्ट के देश हैं, जैसे रशिया है, जैसे यूक्रेन है, जो ऊर्जा का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी नेचुरल गैस का, ऑयल का, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट करते हैं, या जो है सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह होती हैं। तो ऑब्वियस है, यानी एनर्जी मार्केट में क्या करना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, भारत को इस पर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर एनर्जी मार्केट में सप्लाई साइड बाधित होता है तो इसका नुकसान विकासशील और अब विकसित देशों को बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है। क्यों 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 क्यों? आपको अच्छे से पता होगा कि भाई अगर जीवाश्म ईंधन महंगा हो गया, फाजिल फ्यूल महंगा हो गया, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा क्या यानी भुगतान करने में खत्म हो जाता है। तो जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व छोटा होगा तो ऑब्वियस है उसको नुकसान होगा, इसलिए भारत को इस पर फोकस करना होगा। और ये भी है कि भले 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 भाई सभी देश 2070 तक, हिंदुस्तान ने उसके पहले अन्य देशों ने कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा, लेकिन आप अगर फेज आउट करना चाहते हैं, यानी चरणों में, फेज आउट का मीन्स चरणों में, अगर आप कोयले के उपयोग को कम करना चाहते हैं तो चरणों में ही हो पाएगा ना, एक तो हो नहीं पाएगा। और भारत के पास भी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, तो भारत को भी चाहिए तो एनर्जी मार्केट पर भारत विशेष फोकस करे, कि यानी रशिया में अगर युद्ध भी हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो एनर्जी सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए जाए, यानी युद्ध के समय, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय भी एनर्जी मार्केट का रूट बाधित नहीं होना चाहिए। इस विषय पर भारत को काम करने की जरूरत है। क्या मस्त पॉइंट बच्चे, है कि नहीं मस्त ये पॉइंट?
यानी चाहे युद्ध चल रहा हो, जियो पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी ना हो, चाहे आपदा विपदा यानी कोविड आ गया हो, लेकिन डिसरप्शन होना नहीं चाहिए एनर्जी मार्केट की तरफ से सप्लाई साइड में। क्योंकि अगर यह डिसरप्शन होता है तो प्रत्येक देश इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के खतरे का शिकार रहता है, और जिसका फॉरेक्स रिजर्व छोटा है, ऑब्वियस है उसको भुगतान का एक बड़ा हिस्सा इससे निपटाना पड़ता है, और उसके लिए समस्या का कारण बनता है। आई होप आपको मजा आया होगा। टॉपिक काफी काफी बड़ा था, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे ही पढ़ने की आवश्यकता है। प्लीज आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, क्या करेंगे आप सब लोग, यानी आज यूपीएससी का मेंस का मैं कल यहां लगा दूंगा मेंस के ऊपर। जैसे ये मैंने इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दिन मेवाड़ यूनिवर्सिटी में था, फ्रेशर्स का ओरिएंटेशन था बच्चों, आप सबको मैंने पिक भी भेजी थी, तो वहां पर जो टाइम खाली मिलता था तो मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था, तो यूपीएससी की साइट एक दिन खुल गई अपने आप, तो मैं गया मेंस का मैंने ओपन किया। वहां पर आप देख लो मेंस के सिलेबस के ऊपर क्या लिखा हुआ, जहां से मेंस के बारे में स्टार्ट होता है यही लिखा हुआ सारांश है कि आपको डीप एनालिसिस चाहिए, छिछला अध्ययन नहीं चाहिए, जो यूट्यूब पर एक लाइन इसको ऐसे कर रहे ना, इसको ना 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 ना, आपको घुसना है। और आप सोच लीजिए, क्योंकि सब ऊपर ऊपर ही पढ़ा रहे हैं इसीलिए रिजल्ट खत्म है, जब घुसेंगे तभी रिजल्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, यानी टफ पेपर आ रहा है, तो जब तक आप घुस करके 50 कॉन्सेप्ट समझे नहीं है, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन खोल ही नहीं पाएंगे। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं प्रीलिम्स की भी बात कर रहा हूं। क्या इस बात से एग्री करते हैं सारे बच्चे? प्लीज एक बार बताएंगे। अगर आप डीप पढ़ाई नहीं किए हैं, वहां पर 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स का आ रहा है, समझिए कैसे इसको, 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स का आ रहा है। क्या उन 100 क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता है कि 40 के बाद किसी को आता होता नहीं? जिनको 40 आता समझो भगवान है। प्री के भगवान है वो। 40 के बाद किसी को नहीं आता, सब अनुमान लगाते, गेस लगाते। जो डेप्थ नॉलेज लेता है वही अनुमान लगा पाता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में आप रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हैं जो यहां पर की गई है, याद रखिए। राइटर फिर आगे कहते हैं कि अगर इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन, देखिए क्या क्या वर्ड आ रहा है, अब इनको मैं कैसे काट देता, आप खुद बताइए कैसे इसको मैं ना लगाता। अब ये टॉपिक आ रहा मतलब यह राइटर ने जो ये एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन। अब मैं चाहता तो उड़ा देता, आपको इतने में ही मजा आ जाता, लेकिन क्यों नहीं उड़ाया, मुझे पता था समय लग जाएगा इस एडिटोरियल को 1 घंटा पढ़ाने में, लेकिन क्या करूं, मजबूरी। अब अगर यही शब्द आ जाए, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन से आप क्या समझते हो, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता, अब आप बताइए आपके पास कहां से कंटेंट आएगा, किस नोट से आएगा। अब यहां पर मैं आपको समझा दूंगा समावेशी ऊर्जा परिवर्तन, यानी पिछले वाले पॉइंट्स को ही आगे बढ़ाते उन्होंने कहा एनर्जी मार्केट में सप्लाई साइड डिसरप्शन ना हो, यानी जहां से माल आता है, जहां से माल आता है उस वहां से किसी भी प्रकार से माल आना, यानी नेचुरल गैस, ऑयल, ये बंद, कोल, कोयला, ये बंद नहीं होना चाहिए, भारत को इस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या है, यही समावेशी, ठीक है हो गया ऊर्जा, ये क्या होगा, ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा। अब आते हैं समावेशी ऊर्जा परिवर्तन, मेरे प्यारे बच्चों, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन का मुद्दा आता है। तो इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हम फाजिल फ्यूल से, यानी हम जीवाश्म ईंधनों से, पहले मैं एनर्जी ट्रांजिशन बता रहा हूं फिर समावेशी बता रहा हूं, हम यानी फाजिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म आधारित ऊर्जा से रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी की तरफ बढ़े, उसको हम कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। आप सबने रटा हुआ। अब आता है इंक्लूसिव यानी समावेशी, यानी मेरे प्यारे बच्चों के सभी देश, विश्व के सभी देश इस ऊर्जा संक्रमण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकें, इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन। तो भारत ने यही कहा कि भैया तुम लोग विकसित राष्ट्र हो, 2060 तक 50 तक टारगेट रख चुके हो, या चाइना जो विकसित है लेकिन अपने आप को घोषित नहीं करता है, तो तुमने तो अपने टारगेट रखे कार्बन न्यूट्रल होने के, तुम प्राप्त कर लोगे। उसके बाद प्राप्त कर लोगे तो फिर जहां से कुछ तुम्हारे यहाँ इंपोर्ट वगैरह होता है, आयात वगैरह होता है, जिन वस्तुओं का आयात तुम करते हो उसमें अगर कार्बन उत्सर्जन अधिक हुआ है तो आप उस पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दोगे, जैसा कि यूरोपियन यूनियन ने लगाया हुआ। तो ये गलत है, ये गलत होगा, इसलिए यहां पर एडिटोरियल राइटर ने कहा भारत को इस पर काम करना चाहिए, समावेशी ऊर्जा परिवर्तन हो, यानी ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को अपनी पहचान तभी मिलेगी जब वो इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर काम करेगा, मेरे प्यारे बच्चों याद रखें। और भैया इसके लिए भारत को काम करना पड़ेगा, किस चीज पर भैया, फाइनेंस, यानी अरे भाई अल्पविकसित देश बेचारे कैसे एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा पाएंगे, ठीक है, विकासशील राष्ट्र कैसे जा पाएंगे, उनको फाइनेंस की आवश्यकता, इसके अलावा उनको टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता की आवश्यकता। तो ये उनको वित्त उपलब्ध हो पाए, किसको, विकासशील और अल्पविकसित देशों को ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए, ऊर्जा परिवर्तन के लिए, ऊर्जा संक्रमण के लिए, और उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भारत को काम करना पड़ेगा, और तभी इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन होगा। इसका मतलब G20 की प्रेसिडेंसी प्राप्त करके भारत इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन पर काम करने जा रहा है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें। ठीक है, तो एडिटोरियल राइटर ये भी कहते हैं कि भले यानी विकसित राष्ट्र क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर डेवलपिंग वर्ल्ड को, विकासशील दुनिया को $100 अरब देने की अपनी प्रतिबद्धता की बात कर रहे हो, लेकिन यह महासागर में एक बूंद के समान है। कैसा लगा बच्चों टॉपिक, जरूर बताएगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। अब हमारा पहला टॉपिक खत्म होता, काफी बड़ा था। अब आते हैं, ये टॉपिक मैं पहले बता रहा हूं थोड़ा